चलो जी बेटे, ये बताओ पहले अब तक का रिवाइज करा चैप्टर 1 में? ठीक, हम लोगों ने चैप्टर 1 में अब तक क्या क्या देख लिया, पहले एक बार इसे देख लो। आई होप आज या कल में चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा था? बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बुक कीपिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे। कल हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला डिफरेंस देखा था। ठीक, ये डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में बहुत आता है। ठीक है जी, तो ये मान लीजिए 3 नंबर का डिफरेंस है, ये हमने कल करा था। ठीक, एक बार लिखा ही हुआ है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आपको शुरू से पता है कि बुक कीपिंग में ये 4 काम आते हैं: आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग में समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। ठीक, उसके बाद जो आपकी बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग होती है प्राइमरी स्टेज। बेटे प्राइमरी का मतलब होता है शुरुआती। पहले हमेशा बुक कीपिंग होगी, जहां पर बुक कीपिंग एंड हो जाएगी वहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा, इसका काम जो होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है केवल रिकॉर्ड्स बनाना, केवल चीजों को रिकॉर्ड करना, उससे कोई कंक्लूजन निकालना, कोई रिजल्ट निकालना, ये किसका काम है? अकाउंटिंग का। ये एक रूटीन जॉब है, बार बार होती रहेगी। भाई डेली आप दुकान खोलोगे, डेली ट्रांजेक्शन होगी, डेली आपको रिकॉर्डिंग तो करनी करनी है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट निकाल निकाल के देखते रहते हो, रोज आप अपना प्रॉफिट निकाल निकाल के देखते रहते हो। ठीक, तो ये एनालिटिकल जॉब है, थोड़ी डायनामिक है, मतलब इसमें चीजें बदलती रहती हैं बार बार। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की कोई खास जरूरत नहीं होती। अगर कोई कम समझदार व्यक्ति भी है या बहुत ज्यादा नहीं उसने सीखा हुआ, थोड़ा बहुत काम उसे आता है, तो वो कर सकता है काम। इसके लिए हमें बिल्कुल ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। स्टाफ बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसके लिए स्पेशलाइज स्किल की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आपको इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना है, लेकिन बेटे इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ आपको और कई सॉफ्टवेयर भी सीखने पड़ेंगे, कोई काम भी सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। क्लियर? तो ये आपको डिफरेंस याद हो गया। अब मान लो 3 नंबर में डिफरेंस आ जाए पेपर में आपका। ठीक, तो 3 नंबर के डिफरेंस में क्या हमें भैया 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं, या कुछ कम ज्यादा भी कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। कायदा ये होता है कि अगर डिफरेंस आता है तो 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखने होते हैं। लेकिन आजकल डिफरेंस पूछने का एक अलग ही तरीका आ चुका है। आराम से सुनिएगा बिल्कुल मेरी बात। आपने अपनी अपनी बुक में देखा होगा कि इससे पहले यहां पर लिखा है बेसिस, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा होगा, लिखा है। एग्जाम में जब भी डिफरेंस पूछता है वो बेसिस के साथ पूछता है। आपको 1 या 2 बेसिस दे देगा, जैसे कि आपसे बोलेगा डिफरेंशिएट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। किसके बेस पर डिफरेंशिएट करो? ऑब्जेक्टिव के बेस। तो आप आलतू फालतू के कोई भी पॉइंट लिखते रहो, उससे नंबर नहीं मिलेगा आपको। आपको ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही उनका डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। सही है? और 9th 10th क्लास तक चल जाता है कि डिफरेंस पूछे, आपने इस तरीके से लिख दिया जैसे मैंने लिखे हैं फिलहाल, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव, यहां पर जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो लिखना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर होती है यहां तक की बात? मैंने होमवर्क में आप लोगों को करने के लिए दिया था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार आज अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। एक्चुअली कल कोई 12th का बैच नहीं था, तो इसलिए आपका ये बचा रह गया। कल उनका 12th का बैच सुबह था, तो आपका ये हैंड टू हैंड रिवाइज भी हो गया। बैठ जाओ बैठ, बैठे रहिए।
ये कहाँ मौज हो रही है आजकल? क्या वे छुट्टी भी चल रहे हो घूमने? चलो घुमाए। आप कहाँ थे? चलो। अब बेटे जरा सुनना बात, एक दो टॉपिक हमने एक्स्ट्रा करें तो भाई बता देगा क्या क्या हम लोगों ने करें, आपस में डिस्कशन कर लेना। कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं जो आपके स्किप हुई हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि किसी बच्चे का कुछ स्किप हो जाए तो आपका सबसे पहला बैच है, ठीक? 5-7 मिनट 10 मिनट पहले आ जाया करो। जितने में हम बैच शुरू कर रहे हैं तब तक इंडिविजुअली कुछ पूछ लिया, ठीक? चलिए जी, आज हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में आ गई थी, अकाउंटेंसी समझ में आ गई थी? दोबारा से अगर बात करूं, तीन चीजें, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? IMRC। अकाउंटिंग में SAIC, ठीक है? और अकाउंटेंसी में क्या होता है, उसे करने के रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल, यानी कि जब हम थियोरटिकल चीजें पढ़ लेते हैं तो वो किस में आती है? अकाउंटेंसी में। अब अपनी बुक खोल लीजिए सभी लोग। अपनी बुक में आपको एक जगह मिलेगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तीनों में एक साथ डिफरेंस मिलेगा, या अगर दो में भी मिलता है, क्योंकि हो सकता है कोई पुराने एडिशन की बुक हो उसमें केवल अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस दे रखा हो, ठीक? तो जो न्यू एडिशन की बुक है, न्यू एडिशन की बुक में आपको जो डिफरेंस दे रखा है वो तीनों में एक साथ दे रखा है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अच्छा, आज हमारा जो मेन टारगेट है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस कराया था, ठीक है? आज हम करेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस, सही है? तो क्या कर रहे हैं हम? अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस। बेटे अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिएगा, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती यहां पर डिक्टेट कर करके लिखूं। अच्छा, अभी फर्स्ट टर्म में तो फिर भी इस चैप्टर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होगी फर्स्ट टर्म में, या आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे। आगे चल के हाफ ईयरली के बाद तो कुछ आएगा भी नहीं इस चैप्टर में से। भाई 6 महीने बाद आपसे कोई ये तो नहीं पूछने का इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या करना है, आपको जितना समझ में आना होगा आ चुका होगा, ठीक है? शुरू में ज्यादा प्रेशर होगा इस चैप्टर के ऊपर, इससे काफी बातें पूछी जाएंगी। तो चलिए, अब हम आज कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी? 3 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगा, या तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, और या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है जी? चलिए, तो इधर हम देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में, और इधर हम देखते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। और चलो, एक और चीज बेटे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, हम किस बेस पर दोनों को अलग अलग कर रहे हैं? 11th-12th क्लास में जो डिफरेंस लिखा जाता है हमेशा बेस के साथ लिखा जाता है। भाई आप किन्हीं दो लोगों में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं? आती है बात समझ में? मान लो मैं कह रहा हूं जी, दो लोगों में डिफरेंस करना है इनकम के बेस पर, तो मैं ऐसा करूंगा जी, इसकी इनकम ज्यादा है, इसकी इनकम कम है, करेक्ट? तो इस तरीके से बेस आपको पेपर या तो खुद देगा, या अगर आपको बेस नहीं दिया तो आपको जो डिफरेंस लिखने हैं वो भी बेस के साथ ही लिखने हैं, सही? चलिए बेटे जरा देखिएगा, बेस मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में नहीं गिवन है, हम बस डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं बुक से। पढ़िएगा, इट इज एप्लीकेबल, it is also application of accountancy but after completed of bookkeeping process। बेटे अकाउंटिंग जो शुरू होता है, ये बताओ किसके बाद शुरू होता है? बुक के, चलो छोड़ दो, मत मत पढ़ो, हो सकता है पुरानी बुक में हो ही ना, नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये बताओ अकाउंटिंग किसके बाद शुरू होता है? बुक कीपिंग के बाद, ठीक? तो ये शुरू होता है स्टार्ट्स आफ्टर बुक कीपिंग, ठीक? ये बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं बड़ा आसान है भैया, हमने तो बचपन से डिफरेंस ऐसे ही बनाए। ये अगर बुक कीपिंग के साथ में स्टार्ट होता है तो ये अकाउंटिंग के बाद शुरू होता होगा, नहीं, ये अकाउंटिंग के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, करेक्ट? लिखो अगला, इसमें होता है इट वर्क्स विद
अकाउंटिंग। ठीक, इट वर्क्स विद अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के साथ ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले अकाउंटिंग खत्म होगा तब अकाउंटेंसी शुरू होगा। बुक कीपिंग जहां खत्म होता है उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां अकाउंटिंग खत्म होगी वहां अकाउंटेंसी शुरू होगा, नहीं, अकाउंटेंसी तो अकाउंटिंग के साथ साथ चलता रहता है। क्योंकि क्या है, बिकॉज इट इज अ theoretical framework ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये अकाउंटिंग का थियोरटिकल फ्रेमवर्क है। तो यहां मैंने पहला लिख दिया रिलेशन। इनका क्या रिलेशन है, बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के साथ साथ चलती रहती है अकाउंटेंसी, क्योंकि ये थियोरटिकल फ्रेमवर्क है। ठीक, अगला डिफरेंस है स्टेज। बेटे हमने पढ़ा भी था कि ये एक सेकेंडरी स्टेज है। कैसी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, करेक्ट। ये सेकेंडरी स्टेज है जो बुक कीपिंग के बाद शुरू हो रही है। बुक कीपिंग को बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, IMRC। शुरू में आप एक ट्रांजेक्शन होती है, आप उसे देखते हो, उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हो, खत्म हो गया काम। ठीक, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो सेकंड नंबर पर क्या होती है, अकाउंटिंग। और जो अकाउंटेंसी है ये क्या बेटे, दिस इज अ फाइनल स्टेज। ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। ठीक, जब आप अपना काम थियोरेटिकल प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस के साथ करते हो। अगला लिखिएगा स्कोप। स्कोप लिखिए, वाइडर देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से वाइड है ये, क्योंकि बुक कीपिंग कहां के रुक जाती है, क्लासिफिकेशन पे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। सही, तो ये उससे वाइड है। सही है, और ये इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ठीक, ठीक है। अगला लिखिए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, इट इज अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। इट इज अ theoretical framework which includes principles, assumptions and rules। ठीक, अकाउंटेंसी में बेटे ये प्रैक्टिकल वर्क होता है और ये थियोरेटिकल वर्क होता है। उस प्रैक्टिकल वर्क को करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन चाहिए, ये कौन बताता है, आपका अकाउंटेंसी बताता है। ठीक है, आराम से यहां तक कॉपी कर लीजिए।
बटे ऐसा कोई एक आधा ही टॉपिक आएगा जो आपको मान लो एडिशन चेंज होने की वजह से आपको बुक में नहीं मिलेगा, वरना सब कुछ मिलता है, सब कुछ पुरानी ही चीजें हैं। भाई अकाउंटिंग में वो नई चीज कहाँ से ले आएगा? अकाउंटिंग तो जो है सो है, उसमें नई चीज कहाँ से आ जाएगी? बस डिफरेंस इतना ही होता है, किसी बुक में क्वेश्चन कुछ और होता है, किसी में कुछ और होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ठीक है, तो करते रहें आप, इसी जो भी आपके बुक है उसी से करते रहें आप। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, कॉपी कर लिया, समझ में भी आ गया? ठीक, चलिए जी, इसको हटाते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए जी, आपको एक अपनी बुक में एक टॉपिक मिलेगा, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मिला? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ एक ही बात है। ठीक, ब्रांचेस कहते हैं या सब फील्ड कहते हैं। ठीक, वैसे तो कायदे में 5 टाइप्स की होती है, मतलब समझना मेरी बात, अकाउंटिंग 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 5। लेकिन हमारा सिलेबस 3 टाइप की बताता है, तो हम 3 टाइप की पढ़ते हैं। 2 के मैं आपको नाम बता दूंगा, ठीक है? आपको वैसे याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पूछी नहीं जाएंगी। सही है? अब आराम से सुनिएगा बेटे, हमारे यहाँ पर 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको 3 टाइप की सिखाऊंगा, आपको तो एक ही सीखनी है बस। लेकिन इन फ्यूचर जाके आपको बाकी का भी यूज आएगा। बेटे सबसे पहले टाइप की अकाउंटिंग का नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे भी। आपसे इन तीनों में से कोई सी भी अकाउंटिंग एक्सप्लेन करा लेगा। दूसरे टाइप की अकाउंटिंग का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम है? कॉस्ट अकाउंटिंग है दूसरे टाइप की अकाउंटिंग का नाम। तो पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, सही। इसके अलावा 2 अकाउंटिंग और होती हैं, एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत आगे जाके आएगी, बहुत आगे। मतलब अगर आप में से कोई जैसे सपोज करो सीए वगैरह करता है, तो फिर भी देखने को मिलेगी उसे फाइनल्स में, वो भी सीए के फाइनल में। ठीक, अगर आप अभी आपको मतलब अगले 4-5 साल तो कहीं इसका जिक्र भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में हो सकता है देखने को मिले आपको, सीए में देखने को मिले, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, वो बाकी की 2 अकाउंटिंग। अब आराम से सुनना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब 3 टाइप की हमने अकाउंटिंग पढ़ ली। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक, क्या वर्ड दिया मैंने? फाइनेंशियल। इसको आपको याद भी नहीं करना, क्योंकि ये आपको याद है ऑलरेडी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं, जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहले बताओ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर है? अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यही होती है। समझ में आ गई बात?
यानी कि अकाउंटिंग कह लूं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह लूं, बोथ आर दी सिनोनियम्स, दोनों सिनोनियम्स हैं, अलग नहीं है। ठीक, अब अगली आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? बेटे सोच कर देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम तो तब शुरू होता है जब कोई सामान बिक रहा होता है, बेच रहे होते हो आप, बिजनेस कर रहे होते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले होती है। आप सोचकर देखो, एक फैक्ट्री में गुड्स बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये मार्कर बन रहे हैं एक फैक्ट्री में, तो एक मार्कर कितने का बना, इसका प्राइस डिसाइड हुआ कि बाजार में 25 रुपीज का सेल होगा। भाई उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मार्कर बना कितने रुपए में, एक मार्कर पे हमारी कॉस्ट कितनी आई है। समझ में आती है बात? तो उसके लिए एक अकाउंटिंग सीखी जाती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लिए कोर्स भी होता है और बड़ा धमाकेदार कोर्स है, सीए से भी टफ होता है। जो सीए है वो तो अधिकतर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ डील होता है। किसकी तरफ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। आपने कोर्स सुना होगा CWA, सुना है कभी? CWA, इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट यानी कि उसका काम ही होता है कि वो चीजों की क्या निकालता है, कॉस्ट निकालता है। आप सोचो उसका काम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसने इस मार्कर की कॉस्ट गलत निकाल दी और ये बाजार में गलत प्राइस पे सेल हो गया तो कंपनी को कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। समझ में आती है बात? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही होता है कि वो हर एक चीज की क्या आइडेंटिफाई करती हैं, कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस अकाउंटिंग रिलेट्स विद कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भाई पहले उसमें अपनी खुद की कॉस्ट तो देख लो कि कितनी आ रही है। अगर सपोज करो कि इंडियन रेलवे आपको कहीं जाने के लिए एक टिकट देती है कि ये टिकट 500 रुपए की है, पहले इंडियन रेलवे को ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि उस पर इंडियन रेलवे की खुद की कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर आपको 500 रुपए की टिकट दे दी और बाद में पता चला कि इंडियन रेलवे की खुद की कॉस्ट 600 रुपए आ रही थी, तो भाई फिर तो करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है। समझे बात? तो आप समझ सकते हैं जहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर होती है। करेक्ट? वो तो बात ये अलग है कि जब हम बात कर रहे होते हैं छोटे बिजनेस की, तो छोटे बिजनेस में हमें बकायदा पता होता है, अंदाजा लगा लेते हैं हम। देखो ऐसे कि हम ये गुड्स खरीद के लाए, 100 का खरीद के लाए, चल यार इस पे 10-20 रुपए के खर्चे हो गए होंगे, हम ऐसे ही मान लेते हैं 10-20 रुपए के खर्चे हुए होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता होता हमें, और फिर हम उसके अंदर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के बाजार में उसको बेच देते। सही है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन आपको फिलहाल 11th लेवल पर केवल इसका नाम बताया जाता है, सिखाई नहीं जाती। सीखोगे आप, बीकॉम सेकेंड ईयर में आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक, उसके बाद सीए में भी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, या वैसे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो भी आएगी। ठीक है? आती है यहां तक की बात समझ में? तो जो अकाउंटिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने से रिलेटेड हो, कॉस्ट मतलब उसमें हमारे कितने पैसे लगे हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। करेक्ट? बेटा समझ में आ रहा है? और उसके लिए आगे चलकर हम एक कोर्स करेंगे जिसका नाम होगा CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट। अपने आप में बड़ा टफ कोर्स माना जाता है। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब बेटे मेरी बात समझना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तुम एक कंपनी के मैनेजर हो। अब यार मैनेजर को तो हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर को यह भी पता होना चाहिए तुमने कितने खर्चे करे, कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी। मैनेजर को यह भी पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कितने में बना, कितने उसके ऊपर कॉस्ट आई, ये भी पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? एक नई अकाउंटिंग नहीं होती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाकी सारी अकाउंटिंग्स को आपस में मिला दिया जाता है। करेक्ट? ताकि वो हमें वो इंफॉर्मेशन दे पाए जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। करेक्ट? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ अकाउंटिंग नहीं होती। ये जो अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं उसी का यूज करके अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से तैयार करती है, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में क्या मिले, हेल्प मिले। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद ऑल इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स which are required to take management decisions। अभी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सपोज करो तुम्हें कंपनी के मैनेजर हो और तुम्हारी कंपनी 50 अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, 50, सही। तुम जानना चाहते हो कि भाई मेरा हर एक प्रोडक्ट कितने में बना है और कितने में बाजार में मैं उसे बेच रहा हूं, कितने बनाया है और कितने में वो बाजार में बिक रहा है। अब एक बात बताओ, बाजार में कितने का बिक रहा है वो तो बताएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और बनाया कितने था वो बनाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सोचो एक इस तरीके की लिस्ट आएगी, मान लो यहां लिखा होगा प्रोडक्ट का नाम, यहां लिखा होगा उसकी कॉस्ट, और यहां लिखा होगा उसका एमआरपी जो बाजार में वो सेल प्राइस है जितने पे वो बिक रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन तो मैंने ले ली यहां से, एक इंफॉर्मेशन मैंने ले ली यहां से, तब जाकर ये रिपोर्ट बनी। तो इसका जो मेन काम होता है ये अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बनाना होता है ताकि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस ठीक से ले पाए। करेक्ट, इसका बस ये यूज होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का करें, कुछ कॉपी करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बार बुक से भी पढ़ा देता हूं इसको, अपनी बुक में भी आ जाइए। बेटे कॉपी वॉपी के चक्कर में जो टॉपिक बुक में है उसे ज्यादा कॉपी वॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझें और समझ के ही काम हो जाएगा। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और बेटे सपोज करो किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है, अब उसे नई बुक में लग रहा है कि नई बुक में तो कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा वादा नहीं है, सब वही है। मेरी नई एडिशन की बुक यहाँ रखी होती है, आप आए और सपोज करो आपको लगता है कि ये टॉपिक भैया की बुक में एक्स्ट्रा दे रखा था, आप एक फोटो क्लिक कर लें अपने पास रख लें, या आपको जो करना है उसमें से कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब जरा देखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरे साथ साथ पढ़िएगा जरा अपनी अपनी बुक से, इसे यहाँ ऐसे लिखा रहने देते हैं और अपनी बुक में से पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मिला? डायग्राम मिला होगा एक कहीं पर, डायग्राम या कुछ डेफिनेशन कहीं लिखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की? लिखी है? बस आराम से आराम से आराम से। ठीक, तो चलिए मैं रीड कर देता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, यानी कि ये किस में डील करता है? बुक्स बनाने में, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने में, ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो मेरे भाई अकाउंटिंग भी तो यही करता था। अकाउंटिंग भी क्या करता था? अकाउंटिंग भी तो दो ही चीजें बताता है, एक तो बताता है आपकी परफॉर्मेंस और एक आपकी बताता है पोजीशन। सही है? और जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने 8 के 8 स्टेप करते हैं। हम IMRCSAIC करते क्यों हैं? सबका टारगेट होता है परफॉर्मेंस बताना और पोजीशन बताना। क्लियर? तो ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरा पढ़िए कॉस्ट अकाउंटिंग, डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट। किससे डील करता है? कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। देखो जैसे इसका टारगेट है परफॉर्मेंस बताना, पोजीशन बताना। अगर आपने कॉस्ट निकाल ली, मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली, क्यों कर रहे हो? एक तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कि भाई मुझे पता चले मेरी कितनी कॉस्ट आई है, और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए। आजकल की मार्केट में समझना मेरी बात, बात इस चीज की नहीं है कि आप बाजार में सामान कितने का बेच रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। सपोज करना इनकी और आपकी दुकान बराबर बराबर में,
दोनों सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ये 90 रुपीज का बेचा है, तुम्हारी मजबूरी हो गई कि तुम्हें भी 90 में बेचना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो अब सेल प्राइस की तो बात ही नहीं है, सेल प्राइस तो डिसाइड हो गया 90। ये बताओ प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा, जो अपनी कॉस्ट कम से कम रख पाए। अगर इन्होंने कॉस्ट अपनी रख ली 75 और आपकी कॉस्ट जा रही है 85, तो आप अपने आप ही बिजनेस में पीछे हो जाओगे। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आजकल खेल बाजार के सेलिंग प्राइस का नहीं है। सेलिंग प्राइस तो आप देखो लगभग लगभग आपको सेम ही रखना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर का, बस आप जीतते कब हो, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एसर्टेन कॉस्ट, कॉस्ट एक तो पता कर ले हम, और फिर क्या करें, कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। हर बंदा चाहता है मेरा कम से कम खर्चा हो, ठीक है। पहले कॉस्ट निकाल ले और फिर उसको क्या करे, रिड्यूस या कंट्रोल करने की कोशिश करे। सही है भाई, पक्का। बेटे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आने हैं, ठीक है, तो कहीं एक नंबर के क्वेश्चन में कहीं कुछ पूछ ले, ये आपको क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस और पोजीशन, इसमें कॉस्ट एसरटेन करते हैं और एसरटेन करने के बाद उसे कंट्रोल और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगला आता है बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डील्स विद प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। यानी कि इसके अंदर वो सब चीजें आती हैं जो मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट्स या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड हो। तो आप ये कह सकते हैं ये कोई नई ब्रांच नहीं है, ये बस क्या करती है, सारी अकाउंटिंग से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके क्या बन जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाती है। इसे सबकी जरूरत है। और बेटे इन तीन के अलावा मैंने आपको दो और बताई, एक का नाम होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और दूसरे का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआर। ठीक, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आती है। ठीक है जी, अब एक और टॉपिक पे आ जाइए। पहले बताइए ये भी क्लियर हो गया, तो क्या टॉपिक था ये, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच होती हैं। ठीक, जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं एक माइंड मैप दूंगा। माइंड मैप देखें कभी, माइंड मैप जैसे एरो डायग्राम मैंने ये एक टॉपिक का बनाया है, ऐसे पूरे टॉपिक के होते हैं, पूरे चैप्टर के होते हैं, पूरे चैप्टर के। तो उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज के ऊपर आ जाता है। सही, कायदे में तो वो स्टूडेंट्स को खुद बनाने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं हम क्यों बनाए भाई, तो तुम्हारे पास आए तुम बना के दो, ठीक है, तो फिर मैं बना के देता हूँ। तो मतलब इन सेंस मैंने तो एक ही बार बना रखे हैं, मुझे तो हर बार देने ही है, बस बच्चों को प्रिंट करके देने, मेरा तो कोई खास काम है नहीं अब उसमें। ठीक है जी, यहाँ से आगे चलें और चलिए जी, अब आप एक काम करिए, अब एक जगह आपको एक टॉपिक मिलेगा और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक जगह आपको लिखा मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हटाऊं, नहीं हटाऊं, रोक दिया लो जी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ढूंढिए, आपको एक जगह मिलेगा। देखिए जी, ज्यादा याद नहीं करना, इसमें से जितना बता रहा हूं बस उतना याद करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक, अकाउंटिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, केवल नाम याद करना है, केवल हेडिंग पे टिक लगा लेना, अंदर का कुछ नहीं याद करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक। पहली बात, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटे घूम फिर के बार बार वही सब बातें आएंगी, बार बार वही सब बातें, ठीक। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, आपके बुक के अंदर लिखा है,
इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस। देखो, आपको अकाउंटिंग से सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है अपने प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में? तो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट या सरप्लस। ठीक, बेटा आराम से सुनना, यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट और सरप्लस लिखा है, भैया इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? होता है। प्रॉफिट तो बेटे उसके लिए यूज करा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनी है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे कि एक बात बताओ, अपने आसपास आप कोई मंदिर देख लो, कोई गुरुद्वारा देख लो, कोई चर्च देख लो, ऑर्फनेज, ठीक, स्पोर्ट्स के लिए कोई स्टेडियम देख लो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन भाई पैसा तो उनके पास भी आता है ना, पैसा उनके पास भी जाता है। तो उनके लिए वर्ड यूज होता है सरप्लस। क्या वर्ड यूज होता है? सरप्लस वर्ड यूज होता है। सही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, जैसे मैं हूं, मैं भला करने के लिए बनाऊं या प्रॉफिट कमाने के लिए बनाऊं? प्रॉफिट। तो मैं देखूंगा प्रॉफिट। और सपोज करो मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल लेता हूं, तो वहां पर फिर क्या काउंट होगा? वो सरप्लस। करेक्ट। कुल मिलाकर पैसों की बात होगी। तो दूसरा, तो एक तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट या सरप्लस, ठीक। दूसरा होता है आपका, पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। बता बेटा, कोई डाउट? अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे दोनों का ही मतलब, खर्चे ज्यादा कमाई कम, दोनों का ही मतलब है। सॉरी, खर्चे कम कमाई ज्यादा, दोनों का ही मतलब ये है। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको कहते हो बताओ? भैया मेरे खर्चे 10,000 हुए, कमाई 15,000 रुपए हो गई, प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का, इसी को कहते हो ना। सरप्लस भी इसी को कहते हैं। ठीक, बस फर्क है, अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न जो व्यापार कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, वो कमा रही है तो प्रॉफिट। और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी वो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सरप्लस। जैसे मान लो मैं एक लाइब्रेरी खोल लेता हूं बच्चों के लिए। क्या खोल लेता हूं? लाइब्रेरी खोल लेता हूं। उसमें बच्चों के लिए एक फीस रख देता हूं कि आप 500 रुपये महीना देकर लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लो और पूरे दिन बैठकर यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, इतना काम आप करते रहो आराम से। ठीक है, तो अब मैं कुछ खर्चा भी कर रहा हूँ, मेरे पास 500 रुपए आ भी रहे होंगे। अब अगर सोचो 500 जोड़कर मेरी कमाई तो हो जाए ज्यादा, लेकिन मेरे खर्चे हुए हैं कम, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है क्या कहलाएगा? सरप्लस। क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खोला था। एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी तो एक्स्ट्रा ही होता है, खर्चों के ऊपर जितनी कमाई वही प्रॉफिट होता है। तो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट या सरप्लस के बारे में, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और अगला है आपका पॉइंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। बेटे कैश फ्लो का मतलब, आराम से सुनना, इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब बिजनेस में पैसा कहां से आया और पैसा कहां पर गया। तो मेनली हमें तीन चीजों के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। प्रॉफिट कैसे हुआ, तुम्हारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, वो कितनी है, और तुम्हारे पास जो पैसा है कहां से पैसा आया और कहां पर पैसा गया। आप सोचो, कैश को बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके पास पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर आपका पैसा जा रहा है। पैसे की कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आती है बात? तो ये हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तीन टाइप होते हैं, प्रॉफिट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और कैश फ्लो के बारे में। यहां तक कोई डाउट? अब सुनना बेटे, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं।
इसकी कुछ क्वालिटीज होती है, सही है। क्या क्वालिटीज होती हैं समझना बेटे, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होती है रिलायबिलिटी। क्या होती है? रिलायबिलिटी। मैं थोड़ा हिंदी में भी लिखता हूं, भरोसा करने लायक। रिलायबल, जैसे हम कह रहे हैं यार ये बंदा रिलायबल नहीं है, ये बंदा भरोसा करने लायक नहीं है। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, भरोसा करने लायक। किसी इंफॉर्मेशन में हम भरोसा कब करते हैं बेटे, जरा सुनना मेरी बात। अगर मैं आपके सामने एक अकाउंट बुक रख दूं और उसमें सारे में कटिंग वटिंग हो रही हो, कहीं 10,000 काट के 1 लाख लिखा हो, कहीं 1 लाख काट के 10,000 लिखा हो, तुम उस पर भरोसा कर लोगे? क्या कहोगे, भैया क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है, क्या कर रखा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख रखा है। आप किसी चीज पर भरोसा तभी करते हो जब उसके अंदर गलतियां नहीं होती, जब वो चीज गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, तभी उसे क्या बोलते हो कि हाँ भाई ये रिलायबल है, भरोसा करने लायक है। तो पहली क्वालिटी रिलायबिलिटी। पहली क्वालिटी क्या है? रिलायबिलिटी। ये पेपर में आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ काउंटिंग इंफॉर्मेशन। 4 ही पॉइंट है, 4 ही नंबर में आता है पेपर में। ठीक, टर्म 1 से यानी कि हाफ ईयरली से पहले पहले इस चैप्टर की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये बताओ कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या होनी चाहिए? रिलायबल, सही सोर्स से आई हुई हो, सही बात उसके अंदर लिखी हो, तभी तो उसके ऊपर भरोसा करोगे आप। अच्छा एक बात बताओ, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखी है आपने मेरे सामने, उसके नीचे सीए के साइन हो रहे और सीए की स्टैंप लग रही है, मुझे उस पर भरोसा होता है ना? क्यों? मुझे लगता है यार सीए ने साइन करा है, बिल्कुल सीए ने साइन करे यार, ऐसी थोड़ी मजाक में उनने उल्टे पुल्टे साइन कर दिए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सीए ने साइन करे, इसके अंदर ठीक होगा सब कुछ, उन्हें चेक करके करा होगा, तो ये तो आप भरोसा करते हो। एक 11th क्लास का बच्चा अगर मुझे बना कर दे देगा, नहीं यार रहने दे, चाहे उन्हें सही बनाई हो, मैं नहीं यार मुझे भरोसा सा नहीं हो रहा, रुक जा यार अभी मुझे चेक करनी पड़ेगी ठीक से। सही है, तो पहली बात क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है बेटे रेलेवेंट, रेलेवेंस। जैसे मैं मान लो तुम्हें फिलहाल यहां बैठा हूं और मैं कह रहा हूं बेटे छोड़ो कुछ नहीं रखा है 11th क्लास की बातों में, और बेटे एम कॉम की बात करते हैं। बेटे एम कॉम में ना ये सब्जेक्ट होते हैं, एम कॉम में ये करोगे। बच्चा कह रहा कल से नहीं आने का इनके पास। ये कोई रेलेवेंट बात नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? कोई रेलेवेंट बात नहीं कर रहे, हमारे मतलब की बात नहीं कर रहे। सही है बेटे, रेलेवेंट का मतलब है हमसे रिलेटेड बात करो ना, जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो, जो हमारे लिए जरूरी हो, जो हमारे काम की हो। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की दूसरी क्वालिटी है कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए। मैंने इन भाई साहब को कहा भाई साहब मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कह रहे ठीक है भैया कल ले आऊंगा। ये कल मेरे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेकर आए और मैंने पढ़ा, भाई वो 15 साल पुराना था। मैंने कहा भाई मैं 15 साल पुराने का क्या करूंगा? मैंने कहा मुझे तो कब कब का चाहिए, अब का चाहिए। मैं मान लो नारंग साहब से कह दूं कि नारंग साहब अपना रिपोर्ट कार्ड ले आना। नारंग साहब ले आए यूकेजी क्लास का रिपोर्ट कार्ड, कह रहे ये देखो मैं कितना प्यारा बच्चा था, 99% नंबर लाता था। कोई फायदा है? कोई मेरे मतलब की है वो चीज? क्या वो रेलेवेंट है मेरे लिए? तो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कौन सी है भैया? जो उस टाइम की हो, जो प्रेजेंट टाइम की हो, जो मुझे रिक्वायर्ड हो, वो रेलेवेंट है। उल्टी पुल्टी इंफॉर्मेशन दोगे मुझे, उससे क्या मतलब है भाई? सही है। अगला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसी हो जिसे समझा जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सही। अब एक बच्चा इंफॉर्मेशन ले आया अपनी, करा लो भैया सारी इंफॉर्मेशन, मैं समझ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार कोई मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई, मैं इधर उधर करके भी पढ़ रहा हूँ, 2-4 लोगों से और भी पढ़वा रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? कह रहा नहीं भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कह रहा भैया मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज में है? कह रहा फ्रेंच में। कह रहा फ्रेंच में लिखी हुई है, आ जाएगी हमें समझ में। कैसी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल, जिसको लोग समझ सकें, जिसे सामने वाला समझ सके, जिसे सामने वाला कुछ समझ सके। भाई वो है क्या, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करो, आगे चलकर आप देखोगे
कि अकाउंट्स में हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक। तो जैसे उसकी प्रेजेंटेशन है वैसे उसकी प्रेजेंटेशन करो ताकि वो कोई समझ सके उसको। समझ में आती है? अपने घर के तरीके से प्रेजेंट करने लगोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो बेटे अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक, तभी सामने वाले को ठीक से कोई इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। तो पहली बात, भरोसा करने लायक हो, उसमें एरर्स ना हो, रेलेवेंट हो, जो मांगा गया है वही हो, अंडरस्टैंडेबल हो, समझने लायक हो, लोग उसको समझ सके, ऐसी लैंग्वेज में हो, ऐसी प्रेजेंटेशन में हो कि लोगों को समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो। जो फॉर्मेट, जो तरीके प्रेजेंट करने के बने हैं उसी तरीकों को आप फॉलो करें। समझे बात? अगला लास्ट पॉइंट है आपका कंपैरेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। आप उसे क्या कर सके? कंपेयर कर सके। सही। जैसे कि कैसे कंपेयर कर सके? करंट ईयर की इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सके। अच्छा ये बताओ कंपेयर कब हो पाएगी? जब उसे बनाने का तरीका पिछले साल भी और इस साल भी कैसा हो? सेम हो, तभी तो कंपेयर हो पाएगी। तो कंपेरेबल हो, अपने आप से भी कंपेरेबल हो और पिछले ईयर के अलावा किसी और से भी कंपेरेबल हो। मैंने एक दिन बताया भी था, मान लो एक कंपनी है टेलीकॉम में जियो और एक है आइडिया, तो ये दोनों अपनी इंफॉर्मेशन कंपेयर करना चाहते होंगे ना, लेकिन बेटे कंपैरिजन तो तभी कर पाएंगे ना जब दोनों ने सेम तरीके से इंफॉर्मेशन मेंटेन करी हो। तो यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 4 टाइप की होती है और वो तभी हमारे काम की है जब वो रेलेवेंट है, ठीक, वो रिलायबल है, वो अंडरस्टैंडेबल है और वो कंपैरेबल है। करेक्ट। ये टॉपिक आपको 4 नंबर दिलवा सकता है। कुछ टीचर्स का तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, उठाकर फटाक देनी सी यहां से उठाकर 4 बातें पूछ देते हैं कि जी क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बता दो। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात? पक्का। अब बेटे हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए बीच बीच के, मुझे उम्मीद है कि कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अभी आज ज्यादा और नहीं करेंगे हम कुछ भी, और कल जो काम है ना, कल ऐसा काम है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखा है। कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो दोबारा दोबारा आ रहे हैं। ठीक है जी, कल ये आपका चैप्टर मुझे उम्मीद है पूरी कि ये क्या हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। पढ़ने का तरीका वही है, देखो जिसको घर पे थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करता हो, जैसे किसी किसी का कर ही जाता है, शुरू शुरू में तो कर ही जाता है, खैर बाद में करे ना करे, आपकी बुक के पीछे जो भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यू वाले हैं, चाहे वो वन वर्ड वाले हैं, ठीक, उन क्वेश्चन आंसर को किया करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर करा, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स करे, और कोई भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, ना किसी और फालतू चीज को पढ़ने की कोई जरूरत। बुक पढ़ी, पीछे के क्वेश्चन करे, बात खत्म। इतना पढ़ के क्या करोगे? क्यों भाई? तो 12th वाले बैठे हैं, 12th वाले बता सकते हैं ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ये भी देखो बिना पढ़े ऐसे ही पहुंच गए 12th में, तुम भी पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अंशिका क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, बाय।